अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा सेकंड डे है इस बूट कैंप का। और फॉर दोज ऑफ यू जो फर्स्ट डे ज्वाइन किया था जिन्हें, वो लेट अस नो चैट में। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम ब्रीफ इंट्रो दे देंगे हमारे फर्स्ट डे का, जो जो हमने चीज़ें कवर की थी, ताकि वो भी कैचअप कर पाएँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहिब है और आई एम द कैंपस को लीड। और हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं ईच 3 डेज के। और आज के हमारे इंस्ट्रक्टर होंगी लारेब, और हमारे कल के डे के थे उमैर, और हमारे थर्ड डे के थे फहद। सो आई वुड लाइक टू कॉल उमैर। वो आपको कल का रिकैप दे देंगे हमने हमने जो भी डे 1 में कवर किया था। और बाकी आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी वो आप चैट में बता दीजिएगा, तो हमारी टीम उसको देख लेगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? यप, क्लियर। ओके, तो मैं आपको जो है प्रीवियस डे वन का जो भी ओवरव्यू है वो एक देने लगा, जो हमने कल डे वन के लेक्चर में स्टडी किया था। तो स्टार्ट में हमने बेसिक सा रिकैप दे देता हूँ। हमने सिंटैक्स और स्ट्रक्चर सी और सी प्लस प्लस का देखा था। ठीक है, बेसिक सा लाइक सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, सी को सी प्लस प्लस क्यों बनाई गई सी के मुकाबले में। क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर बेसिक जो चीज़ें थी वो ऊप के कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, और एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। इनको ओवरकम करने के लिए सी प्लस प्लस इंट्रोड्यूस करवाई गई, जो कि बेहतर काम करती है सी से। उसके बाद हमने नेक्स्ट इसमें देखे थे जो डिफरेंसेस थे हेडर्स के। लाइक जो सी प्लस प्लस है उसमें मज़ीद लाइब्रेरीज इंक्लूड की गई थी, ताकि आपकी कोड की फंक्शनलिटी इन्हेंस हो सके। और जो आपकी सी प्लस प्लस है वो बैकवर्ड कंपैटिबल है आपके सी की लाइब्रेरीज के साथ। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट की कुछ लाइब्रेरीज को रिप्लेस किया गया, लाइक एस टी डी सी आउट, जो कि कंसोल आउटपुट जिसे कहते हैं, और एक कंसोल इनपुट स्कैन एफ और प्रिंट एफ के साथ। उसके बाद अगर नेक्स्ट नीचे देखें तो हम आए थे वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के ऊपर। जो वेरिएबल्स थे वो आपको बताया था कि लाइक वो एक मेमरी, बेसिकली मेमोरी एड्रेसेस ही होते हैं, लेकिन उनको हम अपने ज़ुबान में याद रखने के लिए आसानी के लिए नाम दे देते हैं एक स्पेसिफिक, ताकि वो हमें याद रहे। मेमोरी को कंप्यूटर को नहीं चाहिए होता कि वो इसको किसी नाम से सेव करे अपने पास। उसने इसको हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ में ही सेव करना होता है, या बाइनरी वैल्यूज़ के अंदर। डिफरेंट टाइप्स थी, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, कैरेक्टर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, बूल टाइप। ये जो लिखे हैं, ये जो 4 से 5 टाइप्स हैं, ये हैं प्रिमिटिव टाइप्स। इसके अलावा जो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स होते हैं वो स्ट्रिंग, आपकी स्ट्रक्ट टाइप, उसके अलावा क्लासेस, जो कि हम नेक्स्ट डे 3 में करेंगे, ये आपके नॉन प्रिमिटिव टाइप्स की आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने किया था उसमें हेडर्स और लाइब्रेरीज। डिफरेंट लाइब्रेरीज, कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं सी प्लस प्लस के अंदर ऑलरेडी, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। और कुछ दूसरे डेवलपर्स ने अपने लिए या दूसरे प्रोडक्ट्स को इन्हेंस करने के लिए बनाई होती हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक सी मैथ, सी की लाइब्रेरी है, उसको भी हमने कल देखा था किस तरह हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग की लाइब्रेरी कल हमने कोड किया था, जिसमें हम वर्ड्स काउंट कर रहे थे, तो उसको हमने यूज़ किया था विद द हेल्प ऑफ एस एस स्ट्रीम लाइब्रेरी। उसके बाद कंडीशंस एंड ऑपरेटर्स, इसके अंदर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट की थी, उसके साथ एक टर्नरी ऑपरेटर की स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी। इफ एल्स और टर्नरी में सिर्फ डिफरेंस ये है कि इफ एल्स आपकी अगर कम्प्लेक्स लॉजिक है उसको बिल्ड करने के लिए काम आता है, ताकि आप की जो कम्प्लेक्स लॉजिक या कंडीशंस हैं वो एफिशिएंटली और अच्छे से चल सकें। लेकिन जो टर्नरी ऑपरेटर है, अगर आपकी कंडीशन इतनी कम्प्लेक्स नहीं है और आपको लगता है कि ये सिंगल लाइन ऑफ कोड में चल जाएगी, लाइक बाइनरी कंडीशन है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सिंटैक्स, जो इफ एल्स का सिंटैक्स है, इफ ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन, देन आगे जो भी आपका ब्लॉक ऑफ कोड है उसके साथ एल्स, देन आगे सेम ब्लॉक ऑफ कोड। जो टर्नरी ऑपरेटर है उसका सिंटैक्स है, पहले आपने कंडीशन लिखनी है, देन आगे क्वेश्चन मार्क, और फिर आगे एक्सप्रेशन, लाइक जो स्टेटमेंट आपने प्रिंट करवाना चाहते हैं या जो स्टेटमेंट आप शो करवाना चाहते हैं यूज़र को। अगर ट्रू है तो ये, वरना ये सेकंड स्टेटमेंट जो कि फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्विच केसेस,
ये मैंने आपको इम्पोर्टेंस भी आपको बताई थी कि क्यों है, सिंपल कंडीशंस के लिए और कोड की लॉजिक को ज़रा आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट आती है, जो कि सेम एज अ इफ एल्स ही काम करती है कंडीशंस की बेस पे, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी थी स्विच स्टेटमेंट की कि ये सिंपल नंबर नंबर वैल्यूज़ पे काम करता है और करेक्टर वैल्यूज़। अगर हम इसमें कोई कंडीशन यूज़ करना चाहेंगे तो वो कोड कम्प्लेक्स हो जाएगा और वो काम सही से नहीं करेगा, ब्रेक कर सकता है। इसका जो स्टेटमेंट है, इसका सिंटैक्स जो है वो स्विच, देन आगे जो आपका वेरिएबल है जिसके थ्रू आप इसको इटरेट करवाना चाहते हैं वो लगाएंगे, देन इसके अंदर केसेस, केस कीवर्ड है, देन आगे जो आपके नंबर्स जो भी आप नंबर पे करवाना चाहते हैं उसके आप लिखेंगे वेरिएबल्स के नाम। लाइक अगर 1 2 3 4 5 6 7 है तो वो इटरेट करेगा इसके बीच में। डिफरेंस क्या है दोनों में, इफ एल्स में और स्विच में? इफ एल्स जरा जनरल पर्पस डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, इसमें आप कॉम्प्लेक्स कंडीशंस भी लगा सकते हैं, लेकिन स्विच के अंदर आप नहीं लगा सकते कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। उसके बाद जो स्विच है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज पे काम करता है या करेक्टर वैल्यूज पे। अगर आप स्ट्रिंग या कंडीशन देंगे तो वो काम नहीं करेगा। इफ एल्स जो है वो एज कम्पेयर टू स्विच स्लो वर्क करता है, क्योंकि जब आप एक कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसने हर लाइन को एग्जीक्यूट करना होता है लाइन बाय लाइन, फर्स्ट कंडीशन देन सेकंड कंडीशन देन थर्ड कंडीशन। लेकिन स्विच में इस तरह नहीं होता। स्विच में जो कंडीशन आप उसको कहेंगे वो डायरेक्ट उसी लाइन ऑफ कोड पे जाके उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। बट प्रेफरेबली इफ एल्स को तब यूज़ करना है जब आप कोई कंटिन्यूस वैल्यूज़ पे काम कर रहे हैं या बहुत ही कम्प्लेक्स लॉजिक लिख रहे हैं। स्विच आप तब यूज़ करें जब आपने कोई इंटरफेस टाइप मेन्यू बनाना है, इस काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कुछ ऑपरेटर्स थे जो कि इफ एल्स कंडीशंस के साथ यूज़ होते हैं फॉर अर्थमेटिक। अगर आपने कोई चीज़ प्लस माइनस करनी है, ऐड करना लेना है, अर्थमेटिक ऑपरेशन। रिलेशनल ऑपरेटर्स, अगर आपने कंपैरिजन करना है किसी दो वेरिएबल्स या कोई वैल्यूज़ का आपस में, वो यूज़ कर सकते हैं। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, लाइक आप अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो ट्रू, अगर एक वैल्यू ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो क्या कंडीशन होगी, एंड इनवर्स, किसी वैल्यू का इनवर्स लेना। नेक्स्ट जो टॉपिक था लास्ट, उसमें हमने लूप्स पढ़े थे, तीन तरह के होते हैं, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। डिफरेंस क्या था? फॉर लूप जो है सिंटैक्स सबका सेम है, जस्ट उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है सिंटैक्स का। फॉर लूप के अंदर हम क्या करते हैं कि हमें पता होता है एडवांस के अंदर कि हमने अपने प्रोग्राम को कितनी रेपिटेशंस तक चलाना है, कितनी इटरेशंस चलनी है उस प्रोग्राम के अंदर, तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। वाइल लूप हमें एडवांस में नहीं पता होता कि हमने कितनी इटरेशंस चलानी है अपने कोड की, तो हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। और जो डू वाइल लूप है वो हम यूज़ हमें तब करते हैं कि हमें जस्ट अपने कोड के अंदर एटलीस्ट एक दफ़ा इटरेशन चेक करनी है कि वो इटरेशन एग्जिस्ट ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए डू वाइल यूज़ करते हैं। अगर बात करें जो एक दो हमने कल एक्टिविटी की थी कोड की, जो फर्स्ट वन था वो हमारा था वेंडिंग मशीन वाला, जिसमें हम एक चॉइस का वेरिएबल के थ्रू एक वेंडिंग मशीन का प्रोग्राम सिमुलेट करवा रहे थे, जिसमें तीन केसेस यूज़ किए थे एंड इफ एल्स, उन दोनों को चेक करवाया था किस तरह कोड के अंदर यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट में हमने कोड किया था जो कि था वर्ड्स काउंटिंग का। वो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, एक ये था वर्ड काउंट वाला, जिसमें हम वर्ड काउंट और करेक्टर काउंट कर रहे थे यूजिंग टू लाइब्रेरीज, स्ट्रिंग लाइब्रेरी एंड एस स्ट्रीम लाइब्रेरी। एक सेंटेंस लिया, उसको उसमें वर्ड सेंटेंस लिया यूज़र से, उसके बाद उसको रीड किया, देन उस सेंटेंस को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया और उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। हेलो वर्ल्ड है तो उसको एक लिस्ट में बना दिया हमने, ताकि वो आसानी से रीड कर सके। एक वर्ड वेरिएबल लिया, उसके बाद एक काउंट लिया। अब हम जो चेक करते जा रहे हैं कि ये वर्ड रीड करता जाए, वर्ड जो एसएस वेरिएबल है उसमें से उठा के वर्ड वेरिएबल में रखता जाए और उस वर्ड को काउंट करता जाए। तो इस तरह का एक कोड हमने किया था कल। और एक जो वेंडिंग मशीन वाला कोड है वही आपको शो हो रहा है डिस्प्ले पे, जिसमें हमने वाइल लूप यूज़ किया था। कि वाइल लूप किस तरह, अब मुझे नहीं पता कि ये मेरा कोड कितनी, अब हो सकता है कि एक यूज़र उसको चला सकता है 4 दफ़ा, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितनी दफ़ा चला सकता है, तो हमने वाइल लूप यूज़ किया, उसके साथ इफ़ कंडीशन यूज़ की। अब यहाँ पे हमने नेस्टेड इफ़ यूज़ की है, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, ठीक है, एंड देन स्विच केसेस। तो ये कल तक का ओवरव्यू था। उसके बाद जो अब नेक्स्ट आपको आज का लेक्चर है जिसमें आपको फंक्शंस
नेस्टेड लूप्स एंड अरेज का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आप कराया जाएगा। ओके मोहिब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम डे 2 कवर कर रहे हैं सी प्लस प्लस बूट कैम्प का। इसका ऑब्जेक्टिव है बेसिक्स कवर करना मज़ीद, ताकि हम मज़ीद प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा सकें। आज के हमारे टॉपिक्स हैं नेस्टेड लूप्स, प्रिंटेड पैटर्न्स, यूजिंग नेस्टेड लूप्स, फंक्शंस, उनकी रिटर्न टाइप्स, और रिकर्जन फंक्शंस के अंदर बहुत यूज़ होता है और बहुत मेजर टॉपिक है वो। साथ हम पढ़ेंगे अरेज और 2D। सबसे पहले हमारा टॉपिक है नेस्टेड लूप्स। ये बेसिकली एक लूप के अंदर एक और लूप यूज़ हो रहा होता है। कल आपको मैंने समझाया होगा फोर लूप्स, जिसके अंदर हम पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, एक आगे हम उसकी कंडीशन देते हैं और उससे आगे हम एक अपडेशन देते हैं। यानी कि एक लूप हम बताते हैं कि ये इस नंबर से इस नंबर तक चलेगा और ये इस पैटर्न पे चलेगा, और हम उस लूप के अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि इस इतनी दफ़ा ये स्टेटमेंट्स अकर होंगी इस लूप की वजह से। अब इसका सिंटेक्स होता है फॉर इंट। फॉर के अंदर ही हम जहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखते हैं उसके अंदर ही एक और हम फोर लूप लगा देते हैं। अब अगर हम ये इससे समझना शुरू करें कि हमारे पास एक फॉर लूप है, हमारा आई हो गया 0 से शुरू होगा, चलेगा 2 तक, और हम इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं हर दफ़ा। ठीक है, इसके अंदर ही हमने एक लूप लगा दिया जे का, वो भी 0 से शुरू होगा, 3 तक चलेगा, और इसको जे को हम प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, ये हमारे 2 लूप्स हो गया। अब इसमें हमारा आई जो है वो है एक 1 और 2। अब हर आई के अंदर हम पहले ये वाला लूप चलाएंगे, इसके अंदर हमारी कंडीशन होगी 0। ठीक है, हमारा आई हो गया 0। फिर हम इस लूप के अंदर चले जाएंगे, हम उसकी स्टेटमेंट्स में आएंगे तो यहाँ पे उसको एक और लूप मिलेगा, उसमें हम गए तो हमारे पास जे की वैल्यू आएगी पहले 0। फिर यहाँ पे जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो अकर होगी, जैसे दो हेलो, तो ये प्रिंट करवा देगा। फिर ये जब एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टेटमेंट की हो जाएगी, फिर ये इस लूप पे जाएगा, यहाँ पे वो देखेगा कि हमारा अपडेशन हुई, यहाँ पे हमारा जे हो गया 1, जे 1 जो है वो लेस देन 3 है, तो यहाँ पे हमारा जे 1 पे भी हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर वो दोबारा इस लूप पे जाएगा, जब स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा जे लेस देन 2, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, और फिर हमारा जे इज इक्वल टू टू पे भी हेलो प्रिंट हो जाएगा। बेसिक फॉर लूप की फंक्शनैलिटी है। जब ये वाला लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे 3 लेस देन 3 आएगा, यहाँ पे हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो हम दोबारा इस वाले लूप पे चले जाएंगे, क्योंकि एक दफ़ा इस लूप के ये सारा कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया आई इज इक्वल टू 0 के लिए। अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 आएगा, दोबारा से ये इस स्टेटमेंट पे आएगा, और ये सारे लूप्स चलेंगे कि हमारे पास फिर जे इज़ इक्वल टू 0 आएगा, जे इज़ इक्वल टू 1 आएगा, और फिर जे इज़ इक्वल टू 2 आएगा, और फिर हमारा हेलो हेलो प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आई इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 इज़ लेस देन 2 फॉल्स हो जाएगा, और हमारा नेस्टेड लूप ख़त्म हो जाएगा।
अब अगर मैं कंपाइलर पे दिखाऊं तो हमारे पास यादों के रोज़ कितनी प्रिंट करवानी है, हमने रोज़ करवा दी। अब हमने कहा कि फॉर आई चलाओ 1 से लेके रोज़ तक, फिर हमने इनर लूप चलाया 1 से लेके आई तक प्रिंट करवाओ, और फिर वो इस हिसाब से वो कर देगा। अभी ये पैटर्न वाला टॉपिक कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को कंपाइलर पे लेके जाऊंगी। एक दफ़ा पैटर्न वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर मैं आप लोगों को कंपाइलर पे दिखा दूंगी। हमारे पास एक फॉर लूप है, फातिमा अब आप सुन लें। हमारे पास एक फॉर लूप है, उसमें हम स्टेटमेंट की बजाय एक और फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जब वो फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो उसमें स्टेटमेंट की बजाय वो जो अंदर हमने इनर फॉर लूप लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अब समझ आ रही है? अब हमारे पास आ जाते हैं पैटर्न्स। पहले एनिमेशन देख लें ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो कि नेस्टेड लूप्स कैसे चलते हैं। अब हमारे पास पैटर्न्स वाला आ जाता है। अब हमारे पास पैटर्न्स बिल्ड करने का आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास एक आउटर लूप आएगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन n और i प्लस प्लस। n का मतलब हमारी रोज कितनी होंगी, ठीक है। और j का मतलब हमारे कॉलम्स कितने होंगे। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास i जो है और j जो है वो कॉलम्स को डिनोट। तो अब हमने कहा हमने फॉर एग्जांपल n कह दिया है कि हमारे पास है 4, ठीक है। यानी कि हमारा i जो है वो चले 4 तक, और ये i जो है वो हमारा रोज को डिनोट कर रहा।
ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। कैंडी और कंफर्म हमारा करते हैं। जे जो है वो कर रहा है कॉलम्स को डिनोट। ठीक है, ये हमारा कॉलम्स को डिनोट करेगा। जो इनर लूप होता है वो हमारे होते हैं कॉलम्स। अब हमने आई कहा कि वो चलेगा 4 दफ़ा, यानी कि वो चलेगा 0 1 2 3 तक। ठीक है, और हमारा जो जे है वो हमारे कॉलम्स हैं। अब हमने पैटर्न क्या बनाने के, एक यहाँ पे स्टार आए, एक यहाँ पे 2 आए, सेकेंड रो में 3 आए और फोर्थ 4 हैं, यानी कि 0 1 2 और 3। या इसको सिंपलर करने के लिए हम 1 से शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हमने ये पैटर्न बनाना है। अब इसमें लॉजिक क्या बनेगी कि हमारा जो पहली रो है उसके अंदर एक ही स्टार आ रहा है। इसी तरह 2 रोज, सेकंड रो है तो 2 स्टार्स आ रहे हैं, थर्ड रो है तो 3 स्टार्स आ रहे हैं और फोर्थ रो है तो 4 स्टार्स आ रहे हैं। यानी कि हमने लॉजिक इस तरह से बनानी है कि हमारा जे जो है वो किस तरह से चलेगा, हम मतलब ये कहाँ तक चलेगा। हमने इसको कह देना है कि ये हमारा चलेगा आई तक। ठीक है, अगर हमारा आई जो है वो है 1 तो हमारा जे चलेगा 1 टाइम और हमारा स्टार एक दफ़ा प्रिंट होगा। इसी तरह अगर हमारा आई है 2, इसके अंदर हमारा जे जो है पहले जे इज इक्वल टू 1 पे चलेगा, फिर जे इज इक्वल टू 2 पे चलेगा। क्योंकि हमारा फॉर लूप है उसके अंदर हमारा आई जो है पहले है लेस देन 4। ठीक है, फिर हमारा जे हो जाएगा लेस देन आई, लेस देन और इक्वल टू आई। ठीक है, अब जब हमारा आई जो है वो होगा 1 तो हम जे पे चले जाएंगे। इसके अंदर हम इनर लूप एग्जीक्यूट करेंगे और जे हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, अब 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये एक स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारा आई जो है वो 2 हो जाएगा तो हमारा जे लेस देन या इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो हमारा जे जो है पहले चलेगा 1 पे और एक स्टार प्रिंट करवा देगा रो 2 के अंदर ही, और फिर हमारा जे चलेगा 2 पे और फिर एक और स्टार प्रिंट करवा देगा रो 2 पे ही, और फिर हमारा जे होगा और 3 पे ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हमारा आई ये वाला लूप हम बंद कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा आई इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। कोड में भी यही बताया हुआ है कि हमारा आई इज इक्वल टू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू एन है और आई प्लस प्लस, यानी कि एन हम जितनी रोज उसको बताएंगे कि 4 5 6 जितनी मर्जी हमने खुद उसको बतानी है। फिर हम उसके अंदर इनर लूप एग्जीक्यूट करेंगे, इनर लूप उसके कॉलम्स को बताएगा। और इनर लूप हमने ये कहा है कि जो नंबर है आई का, यानी कि यहाँ पे 1 है, आई रो का नंबर 1 है तो हमने एक ही दफ़ा स्टार प्रिंट करवाना है, एक ही कॉलम आएगा यहाँ पे। तो हमने कहा कि जे कि जब जब जे आएगा वो आई के इक्वल ही आएगा।
अब इस कोड के अंदर हमने ये कहा है कि उसने कहा हमसे पहले कि एंटर द रोज, कितनी है रोज के 4, ठीक है। जब हमने इसको एंटर किया हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा कि हमारा आई जो है वो 4 तक चलेगा, यानी कि 4 रोज बनेंगे। इनर लूप फॉर कॉलम्स, यानी कि जे जो है वो आई तक नंबर के स्टार्स बनेंगे, उस बनेंगे। अब आई वुड लाइक कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करो कि किस तरह से हो सकता है। अच्छा, तो जब तक आप लोग इस टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं या लॉजिक इसकी बना रहे हैं, मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को भी नोटिस किया है कि सब कह रहे हैं कि कंपाइलर यूज़ करो, हमें कोड देखना है, एग्जीक्यूट होता हुआ देखना है। आप इसको कोड करें, डोंट यूज़ द व्हाइट बोर्ड एंड स्टफ, ठीक है ना? अब एज़ अ प्रोग्रामर जो है ना, कोडिंग इज़न्ट एवरीथिंग, ठीक है? अब हमारे पास अगर अब की बात करें, हमारे पास एआई टूल्स अब इतने आगे हुए हैं, दे कैन कोड फॉर अस। बट एज़ अ प्रोग्रामर हमारी इस टाइम क्या ड्यूटी है कि इट्स आवर जॉब टू लर्न द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, लर्न द लॉजिक बिहाइंड इट। हम उस प्रोग्राम को कंट्रोल कैसे करें? जब तक हम उसके प्रोग्राम का हमें फ्लो का ही नहीं पता, हम कैसे कोड करेंगे? हम एआई को कैसे बताएँगे कि हम चाहते क्या हैं, हम कोड क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना? कोड तो हर कोई कर लेगा, बट हाउ टू कोड समथिंग, व्हाट शुड द फ्लो बी, वो समझना, वो बनाना, वो लॉजिक क्रिएट करना, इस टाइम हमारा पर्पस ये है वो उसको समझने का, और इस टाइम हम आप लोगों को वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाई आवर इंस्ट्रक्टर लारेब वाज़ यूजिंग अ व्हाइट बोर्ड, ठीक है ना? तो एट द एंड हम आपको एग्ज़ीक्यूट करके भी आपको हम बताएँगे कि ऐसे ये बन रहा है, और प्लस आपको स्लाइड्स में उनकी आपको आउटपुट्स मिली हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है ना? तो राइट नाउ वी जस्ट वांट टू शो यू कि फ्लो होता कैसे प्रोग्राम का। जब आप किसी कोड कर रहे होते हो ना, तो ऐसे फ्लो को चेक किया जाता है कि ठीक है, ये अगर फॉर लूप हम यूज़ कर रहे हैं, नेस्टेड फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, उसका फ्लो कैसा चल रहा होता है। तो राइट नाउ योर फोकस शुड बी ऑन द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम रेदर देन द सिंटैक्स एंड द कोड एंड द एग्जीक्यूशन एंड स्टफ, ठीक है ना? उस प्रोग्राम के फ्लो को समझने की कोशिश करो। तो अब आगे जितना भी अब इंस्ट्रक्टर पढ़ाएँगे, तो अभी जो है आप लोग ये समझने की कोशिश करो, बैक एंड को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना? एंड दैट्स इट। मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा, उम्मीद है कि आप लोगों ने कोड कर लिया होगा, ये जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, इस तरह का ट्रायंगल प्रिंट करवाने का। कोई बताएगा कि किस तरह से हमने इसमें लॉजिक चेंज किया है? अब किसी ने पूछा था कि हम ऑपोजिट साइडेड ट्रायंगल कैसे प्रिंट करवाएँगे? उसमें ये हो जाएगा कि हमारा लॉजिक हमने खुद ही बनानी है, लेकिन उसके अंदर हम लीडिंग स्पेसेस मतलब हम जिस तरह से खाली स्पेसेस बनाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कह दिया 4, तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाएगा। हम हर तरह की शेप बना सकते हैं, बस बेसिक यही है कि हमें इस बात का कॉन्सेप्ट हो कि हमने रोज़ और कॉलम्स को किस तरह से जज करना है और हम क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे। इसमें हमें इसमें इस कोड में हमें ये लॉजिक अप्लाई करनी पड़ रही है कि हमारा जे जो है वो किस तरह से प्रिंट होगा, मतलब कि एम्प्टी स्पेसेस हमारी किस तरह से आएँगी। इट्स ऑल अबाउट लॉजिक एंड नंबरिंग।
अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, वो है फंक्शंस। फंक्शंस बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम उसी को राइट कर रहे हैं लेकिन एक ब्लॉक में, एक अलग से उसका एक मॉड्यूल बना के। लाइव आपकी ऑडियो नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल नाउ? यप। यस। ओके, सो मैं फंक्शन एक्सप्लेन कर रही थी। फंक्शन के अंदर हम एक अलग से ब्लॉक बना देते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हमने कहा कि z के अंदर x इंटू वाई मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह हमने k के अंदर कहा कि स्टोर कर दो वैल्यू x डिवाइडेड बाय y की, और हमने कहा प्रिंट कर दो। लेकिन अगर हम इसको अलग से कर देंगे कि हमने एक मल्टी का फंक्शन बना लिया, उसके अंदर हमने कहा कि दो पैरामीटर जाएंगे, एक इंट a का और एक इंट b का, यानी कि हमने डाटा टाइप लिखनी है और हमने एक वेरिएबल लिख देना है कि किस डाटा टाइप का वेरिएबल इसमें जाएगा। इसी तरह हमने वो सारा बता दिया, और हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप बतानी है कि जो इस फंक्शन से हमें वैल्यू आएगी वो किस डाटा टाइप की होगी। मतलब मल्टीप्लिकेशन का हमारा फंक्शन है, तो जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे इंट आंसर आना चाहिए, फ्लोट नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप में इंट लिख दिया। रिटर्न टाइप में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं, वॉइड भी आ सकता है, और जितने भी हमारे डाटा टाइप्स हैं, फ्लोट, करेक्टर, वो सारे यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। क्लासेस, पॉइंटर्स, सब यहाँ पे हम डाटा टाइप जो भी हमारी यहाँ से रिटर्न होनी होगी, यानी कि जो भी हमारा आंसर आना होगा, जो हमें यहाँ पे वापस रिटर्न करना है मेन में, वो हम यहाँ पे डाटा टाइप लिख देते हैं रिटर्न टाइप में। यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और हम आगे इंट a और इंट p, जो हमने पैरामीटर्स, जो हमने फंक्शन के अंदर यूज़ करनी है चीज़ें और जो हमारी मेन से जा रही होंगी, वो हम पैरामीटर्स के अंदर लिख देते हैं। इसी तरह हमारे पास, हमने इस फंक्शन के अंदर कहा कि हमारे पास एक वेरिएबल आएगा c, उसके अंदर हमने a और b को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस फंक्शन के अंदर जो कॉल होंगे पैरामीटर्स, उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है और हमने रिटर्न कर देना है आंसर। इसी तरह हमने डिवीजन का बनाया एक ब्लॉक, और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना के इंट z, उसके अंदर फंक्शन कॉल कर दिया मल्टी का, ये वाला फंक्शन हमने कॉल कर दिया। उसके अंदर हमारे गए एक्चुअल पैरामीटर्स, यानी कि यहाँ से जाएगा 5, यहाँ से जाएगा 10, ये 5 और 10 जाएंगे यहाँ पे, ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे आएगा a की जगह पे 5 और b की जगह पे 10, और यहाँ पे 5 और 10 मल्टीप्लाई होके 50 आंसर हमारे z के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह हमारा डिवीजन होगी, a और b डिवाइड होंगे, आंसर c में स्टोर होगा और हमारा आंसर k के अंदर स्टोर हो जाएगा, और फिर हम उसको प्रिंट वगैरह या जो भी सी आउट वगैरह करवाना होगा वो करवा लेंगे। अब हमारा आता है रिकर्जन। रिकर्जन इज बेसिकली फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। एक फंक्शन हमने बनाया, वो अपने आप को ही बार बार कॉल करे, उसको हम कहते हैं रिकर्जन। फॉर एग्जांपल हमारे पास फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल के अंदर हमने कहा कि हमारे पास, हमने फ़र्ज़ कर लो हमने निकालना है 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम उस 3 के फैक्टोरियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमने एक फंक्शन बनाया फैक्टोरियल का, ठीक है, उसके अंदर हमने भेज दिया इंट n कि इसका निकाल दो फैक्टोरियल, ठीक है, और मेन से हमने फंक्शन कॉल किया और हमने n के अंदर भेज दिया 3, ठीक है। अब ये n यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे हम फंक्शन के अंदर क्या करेंगे कि n अगर लेस देन या इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर दो 1, क्योंकि फैक्टोरियल में अगर 0 या 1 होता है तो हमारा आंसर 1 ही आता है, ठीक है। अब अगर हम मेन फंक्शनैलिटी देखें कि अगर ये n जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो फिर क्या होगा। अब हमारे पास 3 आया है, 3 इज़ ग्रेटर देन 1,
तो फिर क्या फंक्शन होगा? हमने कहा कि करो n इंटू फैक्ट n-1। ठीक है, जैसे ये इसमें यूज हो रहा है कि n रिटर्न करो, अगर n इज इक्वल टू 0 है तो 1 रिटर्न कर दो, वरना n इंटू फैक्टोरियल n-1 रिटर्न कर दो। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारे पास पहले जाएगा 3 पे कॉल, हमारे पास इसमें स्टैक बनेगी। स्टैक इज बेसिकली फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट पे जाएगा वो पहले बाहर निकल आएगा। जैसे कॉपीज का एक स्टैक होता है, तो जो सबसे ऊपर वाली होगी वो सबसे पहले चेक हो जाएगी, फिर इस तरह से स्टैक ये चीज़ होती है। अब हमारे पास एक स्टैक बनेगा, उसके अंदर हमारे पास जाएगा 3। ठीक है, कि 3 मल्टीप्लाई होगा 3-1 से। लारे ठीक है, स्लाइड स्टिल शो हो रही है, बोर्ड नहीं शो हो रहा। गुड। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक स्टैक है, उसके अंदर हमारे पास जाएगा 3, क्योंकि हमारा फंक्शन है n इंटू फैक्ट ऑफ n-1। ठीक है, अब यहाँ पे 3 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे हमारा फैक्ट चलेगा 3 के ऊपर। अब उसने कहा कि 3 को मल्टीप्लाई करवाओ, दोबारा ये फंक्शन कॉल करो 3-1 के ऊपर। ठीक है, अब ये फंक्शन 3-1 F2 पे चलेगा। ठीक है, फिर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 को F2 पे, अब ये वाला पूरा फंक्शन चलेगा फैक्ट वाला। फिर हमने कहा कि 2 को मल्टीप्लाई करवाओ 2-1 से। अब यहाँ पे जब F1 आएगा तो हमारे पास इसका आंसर रिटर्न हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये वाला 1 यहाँ पे जाएगा, 2 इंटू 1 आंसर क्या आएगा? 2 सॉरी, और फिर ये वाला 2 यहाँ रिटर्न हो जाएगा, तो फिर 3 इंटू 2 आ जाएगा 6, और 3 का फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा 6। इसमें हम ये समझा रहे हैं कि किस तरह से एक फंक्शन कॉल होगा, अपने आप को ही वो बार बार कॉल करेगा, और वो किस तरह से अकर होगा कि हमने एक फंक्शन दोबारा कॉल किया, फिर वो यहाँ पे गया, फिर वो दोबारा सॉल्व होगा, फिर वो दोबारा इधर जाएगा, फिर वो उसका आंसर लेके फिर वो दोबारा रिटर्न भी होगा, जहाँ जहाँ पे वो कॉल हुआ था वहाँ वहाँ पे वो रिटर्न भी होगा। ठीक है, अब ये फिर एक एनिमेशन है, ये देख लें।
इस एनिमेशन में यही दिखा रहे हैं कि पहले हमारा फैक्टोरियल हमें बोला है कि 5 एक्सप्लेन करो। अब फैक्टोरियल 5 कॉल हुआ, उसके अंदर वो दोबारा कॉल करेगा फैक्टोरियल 4 को, फिर वो दोबारा उसके अंदर कॉल करेगा फैक्टोरियल 3 को फैक्टोरियल 4 के अंदर ही, फिर फैक्टोरियल 3 के अंदर वो कॉल करेगा फैक्टोरियल 2 को। ठीक है, अब फैक्टोरियल 1 का आंसर आएगा, वो 1 आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 इंटू 1 रिटर्न हुआ 2, वो जाएगा फैक्टोरियल 3 के पास जहाँ पे हमने वो वाला फंक्शन कॉल किया था, वो आ जाएगा 6 को हमने फिर दोबारा 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास इस तरह से फैक्टोरियल आ जाएगा। अब अगला टॉपिक है हमारा अरेज। अरेज जो है वो बेसिकली फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप, यानी कि हमारे पास एक कलेक्शन होगी एलिमेंट्स की, लेकिन उनका डाटा टाइप सेम होगा। जैसे हमारे पास एक अरे है 5 एलिमेंट्स की और उसके अंदर हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ये उसका सिंटेक्स है, बेसिक सिंटेक्स अरे का। अरे के अंदर हम ट्रांसवर्सल कर सकते हैं कि हम पूरी अरे के एलिमेंट्स को हम देख सकें या हम पूरी अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकें। तो वो हम सिंपल फॉर लूप लगा के फॉर आई इज इक्वल टू 0 0 से शुरू हो, एन यानी कि लेंथ ऑफ अरे, और हम आई प्लस प्लस करते जाएं, और इस तरह से हम अरे आई, इस तरह से हम उसके अरे के इंडेक्स को हम पहुंच सकते हैं, अरे के उस इंडेक्स पे हम जा सकते हैं इस सिंटेक्स के थ्रू। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन बनेगा, उसके अंदर हमने ट्रांसफर्स लिखा, उसका नाम लिखा, अरे पास की और उसका साइज पास किया, और फिर हमने उसके अंदर एक फॉर लूप लगाया कि वो पूरी लूप चले जहाँ अरे के शुरू से लेके अरे के आखिर तक, और अरे के हर एलिमेंट को प्रिंट करवाए। अरे आई से हमारे पास अरे का वो इंडेक्स जो पहले 0 अरे 0 प्रिंट होगा, फिर अरे के 1 इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है वो प्रिंट होगा, फिर अरे के 2, इस तरह करते करते पूरी अरे हमारी प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह इंसर्शन का कोड है। इंसर्शन का कोड अभी यहाँ पे बहुत कम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट बेसिकली इसके अंदर हम अरे के एलिमेंट्स को हम शिफ्ट और वो करके ऐड कर देते हैं। ये बेसिकली डीएसए का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से हम अरे के एलिमेंट्स को हम शिफ्ट या एक्सेस कर सकते हैं। अरे डॉट लेंथ के फंक्शन से हम अरे की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इंसर्शन में क्लियरली एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके अंदर हमारे पास एक अरे गई, उसका साइज़ गया, कैपेसिटी गई, एलिमेंट और पोजीशन, यानी कि हमने जो अरे भेजी है जिसके अंदर हमने इंसर्ट करवाना है, हमने उसके कितने नंबर अभी ऐड हैं, उसके हमने मतलब कितने एलिमेंट्स उसके हैं अभी, कैपेसिटी यानी कि कितने मैक्सिमम हम उसमें डाल सकते हैं, एलिमेंट हमने बताना है कि हमने कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, और पोजीशन की कौन सी पोजीशन पे हमने इंसर्ट करवाना है। अब उसने कहा कि अगर हमारे पास अरे के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया, तो हमने कह देना है कि अरे इज़ फुल। अगर पोजीशन जो है वो 0 से लेस है या कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो हमने कह देना है इनवैलिड पोजीशन है। और अगर हमारी पोजीशन सही है, इन दोनों इफ से निकल के अगर हमारी पोजीशन भी सही है और हमारा एन भी सही है, तो हमने कह देना है कि अरे के आई एलिमेंट
इज इक्वल टू अरे का आई माइनस वन, यानी कि ये हमारे एलिमेंट्स को राइट पे शिफ्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम करें वो कह रहा है कि अरे के आई के ऊपर अरे का आई माइनस वन अरे का आई माइनस वन करता है। तो हमारे पास अगर अरे का आई जो है वो शुरू हो रहा है 5 से, क्योंकि हमने कहा है कि वो n से शुरू होगा और पोजीशन तक जाएगा और माइनस होता जाएगा, ठीक है। यानी कि n मतलब कितना उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं अरे के अंदर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हमारा आई जो है वो शुरू होगा इस एलिमेंट से, ठीक है। वो क्या करेगा कि 5 को आगे ले जाएगा, यानी कि अरे के आई हो जाएगा 5, अरे के 5 फिफ्थ पोजीशन पे, ये है ना 0 1 2 3 4, यानी कि अरे के फिफ्थ पोजीशन पे इसको शिफ्ट कर देगा, यानी कि ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 और 5, ठीक है। यानी कि हमारा 4 जो है वो 5 की जगह पे भी चला गया। हमने कहा कि अरे के 5 पोजीशन पे अरे का 4th पोजीशन पे जो पड़ा हुआ है वो प्लेस कर दो, ठीक है। इसी तरह 4 जो है वो इसकी जगह पे चला जाएगा, 3 जो है वो इसकी जगह पे चला जाएगा, जब तक यहाँ पे वो पोजीशन नहीं आ जाती। अब हमने किस पोजीशन पे डालना है, इस पोजीशन पे, तो यहाँ तक वो लूप ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारा वो एलिमेंट ऐड हो जाएगा। अरे के उस पोजीशन तक हम पहुँचे और हमने एलिमेंट ऐड कर दिया और हमने n प्लस प्लस कर दिया, कि यानी कि हमारा n जो है वो 6 तक चला गया। अब 5 के बजाय अब वो 6 हो गया, क्योंकि हमने एक एलिमेंट ऐड कर दिया। इसी तरह हमारे पास डिलीशन आएगी। डिलीशन के अंदर हमने एलिमेंट्स को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देना और हमने n माइनस माइनस कर देना। क्या रिपीट करना है, कौन सा टॉपिक, इंसर्शन या डिलीशन? इंसर्शन में बेसिकली वो बता रहा है कि हमारे पास ये एलिमेंट है और हमने उसको एक पोजीशन के ऊपर डालना है। वेट अ मिनट। ओके, इसके अंदर है
लारिब अगर तो आप कंपाइलर शेयर करें तो अभी स्लाइड शेयर हो रही है, वैसे ही इन्फॉर्म कर दिया। अब जैसे इस कोड में उसने कह दिया कि अरे हमारी है 100 साइज़ की, n पोजीशन और एलिमेंट, ठीक है। अब उसने कहा एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे, हमने कह दिया कि कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, या चलो 5 ही कर लेते हैं। एंटर 5 एलिमेंट्स उसने कह दिया, हमने कहा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब उसने कहा है कि एंटर द पोजीशन यू वांट टू इंसर्ट, हमने कह दिया 2। एंटर द एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट, हमने कह दिया 6 कि 6 को इंसर्ट कर दो। अब उसने सेकंड पोजीशन पे 6 को हमारा इंसर्ट कर दिया। उसने हमारे मेन में क्या कहा कि अरे दो, n पोजीशन और एलिमेंट डिफाइन किया, फिर उसने बोला हमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अरे में कितने होने चाहिए, वो हमने बताया। उसने कहा कि बताते जाओ, और उसने वो अरे के इंडेक्सेस पे डालना शुरू कर दिया। फिर हमने कहा कि एंटर द पोजीशन, कि हमने कौन सी पोजीशन पे नया एलिमेंट जो हमने इंसर्ट करवाना है वो डालना है। हमने उसकी पोजीशन सीन की, उसके बाद हमने एलिमेंट बताया। फिर अगर हमने चेक किया कि अगर पोजीशन जो है वो लेस देन 1 है, या पोजीशन जो है n+1 है, तो वो यानी कि वो 5 से ही बड़ी है, जितने हमने एलिमेंट्स बताए हुए, तो वो गलत हो जाएगा। और अगर वो पोजीशन जो है वो 1 से लेस है तो इनवैलिड हो जाएगी। हमने पोजीशन बताई थी 2, तो इनवैलिड नहीं हुई। फिर हमने कहा कि शिफ्ट एलिमेंट्स कर दो राइट पे, ठीक है। ये अरे के आई के ऊपर वो करता जाएगा i-1। अगर हम यहाँ पे करते हैं सी आउट आई, अब उसने क्या किया कि n से शुरू हुआ, n हमारा क्या था 5, ठीक है। यहाँ पे मैंने i को करवाया ताकि आप लोगों को लूप सही तरह समझ आ जाए। i को हमने कहा कि वो पोजीशन से लेस होना चाहिए। पहले i क्या था 5, या इक्वल होना चाहिए। i क्या था 5, फिर हुआ 4, फिर हुआ 3, फिर हुआ 2। जैसे ही वो उस पोजीशन के हुआ, उसने वो लूप एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया, ठीक है। और फिर उसने अरे के उस पोजीशन पे जहाँ पे हमने बताया था उसमें से -1 करके वहाँ पे एलिमेंट डाल दिया, क्योंकि अगर हम करते हैं 0 1 से काउंट, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये 2 बनता, लेकिन हमारा एक्चुअल में ये 2 है, तो इसलिए उसने पोजीशन -1 किया। उसके बाद उसने साइज इंक्रीमेंट कर दिया अरे का, और फिर उसने प्रिंट करवा दिया अरे। इज इट क्लियर नाउ? डिलीशन के अंदर हम पोजीशन को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवाएंगे, राइट साइड के बजाय, और हम डिक्रीमेंट कर देंगे डिलीशन में। इसी तरह हमारे सर्च के अंदर हम सिंपल एक इफ़ का कंडीशन डाल देंगे कि अगर हम जिस तरह हमें ट्रांसफर्स था उसके अंदर हम सिंपल अरे के इंडेक्स को के ऊपर जा रहे थे, लेकिन अब हमने इफ़ की कंडीशन डाल देनी है कि अगर उस अरे के इंडेक्स पे जो हम एलिमेंट ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाए, तो हमें वो इंडेक्स रिटर्न कर दो, जिस भी इंडेक्स पे वो है। हमें वो कह रहा है कि ट्रांसफर्स करो पूरा लूप, पूरी अरे ट्रांसफर्स करो, लेकिन जैसे ही वो एलिमेंट यहाँ पे मिल जाता है ना, वो रिटर्न कर दो, और अगर नहीं मिल रहा तो रिटर्न -1 कर दो। स्लाइड विजिबल नहीं है, अब सही है। कि अरे के अंदर हमने सर्च का डाला, हमने कहा कि अरे डालो, उसका n डालो कि कितने साइज है अरे का, और एलिमेंट बता दो। और फिर हमने फॉर लूप लगाया इसके अंदर कि पूरी अरे ट्रांसफर्स हो इस फॉर लूप की वजह से, और जैसे ही उस इंडेक्स पे हमारे जो भी इंडेक्स आ रहा है अगर उसके ऊपर एलिमेंट पड़ा हुआ है जो हम ढूंढ रहे हैं, तो हमारा रिटर्न कर दो, वरना हमें रिटर्न -1 कर दो, जब तक
अगर हमें पूरे फॉर लूप में हमें आंसर नहीं मिला। अब हमारे पास 2D अरेज होती हैं। 2D अरेज एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर को बताती हैं रोज और कॉलम्स के थ्रू। इसका सिंटेक्स होगा, हम पहले सिर्फ सिंपल एक बताते थे कि ये 5, सिर्फ सिंपल हमें एक रो बताते थे, लेकिन अब इसके अंदर हमने कॉलम भी बताना है। तो हमने इसके अंदर कहा कि 3 रोज हो गई और 3 कॉलम, और हर रो के अंदर हमने बताया कि एक रो के अंदर पहले 1 2 3 आएगा, फिर दूसरी रो के अंदर 4 5 6 आएगा, और तीसरी रो के अंदर 7 8 9 आएगा। इसमें एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं? इंडेक्स जैसे हम वहाँ पे पहले 1 या 2 डालते थे, तो हमारे पास इस तरह से इसमें 2 डालेंगे कि हमारी रो कौन सी होगी और हमारा कॉलम कौन सा होगा। जैसे हमारे पास एक 3 बाय 3 का एक टेबल बनेगा। इसके अंदर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारी होगी रो 0 1 2। ये हमारा कॉलम होगा 0 1 2। ठीक है, यानी कि 3 रोज और फिर 3 कॉलम्स। तो अगर हमने इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम कहेंगे 1 रो का 1 एलिमेंट हमें चाहिए। ठीक है, अब इसकी एक एनिमेशन देख लेते हैं कि एनिमेशन में वो क्या बता रहा है। अब इसके अंदर उसने हमें क्या बताया है कि हमारे पास ये कॉलम्स हैं, अरे का साइज है 6 बाय 6। ठीक है, यानी कि 6 रोज हैं और 6 ही कॉलम्स हैं। और अगर हमने उन एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम वो किस तरह से करेंगे कि अगर 0 रो है 0 कॉलम है तो इस तरह से, 0 कॉलम है रो है और 1 कॉलम है तो इस तरह से हम एक्सेस करेंगे। आई होप क्लियर हो गई होगी अरे और 2D अरे। अब हम एक बेसिक कोड करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, जिसके अंदर हमारे पास नेस्टेड लूप्स आएंगे, हमारे पास 2D अरे भी आएगी, और हम उसके अंदर एक फंक्शन बना के हम कर लेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए सही से। इस तरह से हमारे सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक दफ़ा रिवाइज हो जाएंगे थ्रू अ वेरी कॉमन एग्जांपल, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो रोज़ हैं वो कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बाय 2 का हमारे पास 2 बाय 2 की एक ये टेबल है 2D अरे है, और एक हमारे पास है ये। ठीक है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि जो रोज़ हैं वो हो रही होती है मल्टीप्लाई कॉलम्स के साथ।
यानी कि 1 पहले मल्टीप्लाई होता है 5 के साथ, इसको हम प्लस करते हैं 2 इंटू 7 के साथ। यानी कि हम 1 इंटू 5 कर रहे होते हैं और फिर हम इसको प्लस कर रहे होते हैं 2 इंटू 7 के साथ। इसी तरह फिर हम इस रो को देखते हैं, फिर हम इसी रो को इस कॉलम के साथ करते हैं, इस तरह फिर हम इस रो को इसके साथ और इस रो को इसके साथ। मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमारा बेसिकली होता ही है। अब हम इसका कोड कैसे लिखेंगे कि हमारे पास है 1 2 3 4, इसी तरह हमारे पास आ गया 5 6 7 और 8, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने रोज इंटू कॉलम्स करना है। हमारे पास पहले लूप आएगा रोज का, फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन 2, क्योंकि रोज हमारी 2 है और हम आई प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। जैसे हम इधर कह रहे हैं कि हमने फॉर लूप लगाया आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0, जे लेस कॉलम्स का हमने एक लगाया और हमने कहा कि हमारा जो रिजल्ट का मैट्रिक्स है, यानी कि जिसके अंदर हमने रिजल्ट स्टोर करवाना है, उसके अंदर एक बना दो 0 0 0 0। यानी कि पहले आई का लूप चलेगा, आई के लूप के अंदर पहले ये वाली रोज चलेंगी, पहले 0 पे रो चलेगी, उसके अंदर 2 आइटम फिल हो जाएंगे, फिर इसी तरह दूसरी रो चलेगी, उसके अंदर 2 आइटम फिल हो जाएंगी 0 0 की, ठीक है। हमारे पास ये उसने रिजल्ट मैट्रिक्स बनाया है इसके अंदर। अब उसने कहा है कि हमारे पास जे की लूप है, और जे प्लस प्लस हमने करते जाना है, ठीक है। इससे हमारे पास आ जाएंगी रोज और कॉलम्स, ठीक है। अब हमारे पास आएगी और हमने एक और तीसरा लूप लगाना है जो चलेगा, जो 0 से लेके 2 तक ही चलेगा, ठीक है। जितनी रोज उतने हमारा ये के चलेगा, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे पास है आई इज इक्वल टू एक जे है और एक के है। आई हमारा चल रहा है 0 1 पे, ठीक है। हर 0 के ऊपर 2 जे चल रहे हैं, 0 1 0 1, और हर जे के ऊपर 2 के चल रहे हैं, 0 1 0 1। बेसिकली हो ये रहा है कि आई के अंदर हमारा जे लूप चल रहा था, ठीक है। यानी कि हम आई के अंदर हम जे लूप चला रहे थे। अब जे के अंदर स्टेटमेंट के अंदर हमने के लूप चला देना है, यानी कि जे जिस तरह से आई और जे को हम रिलेट कर रहे थे, उसी तरह से हमने अब के और जे को रिलेट करना है कि
एक जे के अंदर 2 दफ़ा के चल रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली हो ये रहा है कि हमारे पास आई 0 पे 1 2 3 4 दफ़ा इटरेशन आ रही है। पहले 0, ठीक है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उसके आई 0 पे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं ठीक है, आई 0 पे हमारा 0 1 चला, 0 1 के 0 1, इसी तरह के पे जे पे आई जब 1 हो जाएगा तो हमारा जे चलेगा 0 1 और के चलेगा 0 1 0 1, मतलब हर 0 के अंदर 2 दफ़ा चलेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमारी फंक्शनैलिटी है, हमने बेसिकली करना क्या है कि हमने इसको, इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम क्या करेंगे, 0 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे दूसरे मैट्रिक्स के 0 0 के साथ, ठीक है। और हमने इसको प्लस किसके साथ करवाना है, 0 1 के 0 1 के और इधर हमने इसके साथ करवाना है मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा, 1 1 सॉरी 1 0, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गया सबको कि हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसमें से हमारे पास ये कंडीशन बन किन में रही है। अगर हम इसको और इसको देखें तो ये किस तरह से बन रहा है कि 0 और 0, ठीक है, और 0 और 1, ठीक है, यानी कि आई जे 0 0 और 0 और 1। हम बेसिकली एलिमेंट्स को एक्सेस करके हम उसकी लॉजिक बनाने लगे हैं। अब पहले हमने देखा कि हमारे पास एक्सेस होना चाहिए 1 और 5 को, और फिर हमने उसको प्लस करवाना है 2 और 7 के साथ, ठीक है। अब हम इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, 0 0 ही मल्टीप्लाई होगा 0 1 के साथ, और हम इसको प्लस करेंगे 0 1 को 1 1 के साथ, ठीक है। ये हमारा बनेगा रिजल्टेंट का ए वाला, ठीक है, और ये वाला हमारा बनेगा रिजल्टेंट का बी वाला। अब इसकी अगर हम लॉजिक बनाएं तो ये हमारा बनेगा कि 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि हमारे पास आई लूप ही चल रहा है। अगर हम करें आई और के,
यानी कि पहले हमारा लूप चलेगा ये वाला, फिर हमारा आएगा ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, इसको मैंने नंबरिंग दे दिया। अब अगर हम देखें तो हमने पहले ए वाले लूप पे देखना है। हमारे पास 0 0 इंटू 0 0, ठीक है, जे के। हमने पहले इसको देखना है, ठीक है, ए वाले पार्ट को देखा। अब इसके अंदर हमारे पास हमने कहा कि 0 0 और 0 0, ठीक है। ये तो हम जे और आई से भी कर सकते हैं, आई जे भी कर सकते हैं। लेकिन हमने अब अगला पार्ट जब देखा तो हमारे पास आया 0 1 और 1 0, यानी कि अभी हमारा आई जो है वो 0 ही है, लेकिन हमारा अगला पार्ट जो है वो 1 हो गया। तो 1 हमारा इस वाली जगह पे आ रहा है, तो हमने कह दिया 0 1 है और 1 0 है, यानी कि यहाँ पे हमारा आ रहा है के। ये आ गया हमारा जे आई और ये आ गया हमारा जे। समझ आई? हमने अभी हम आई 0 पे ही हैं, ठीक है। आई 0 पे हमने देखना है कि हम ये लॉजिक बना कैसे रहे हैं। हमारे पास 0 0 0 0 आ गया। अब हम कह देंगे कि हम मैट्रिक्स का आई जे ले रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो आई 0 पे हमारा ये वाली कंडीशन भी तो आ रही है। आई 0 पे अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये वाली लूप कैसे चलेगी, 0 1 और 1 0 वाली। उसके लिए क्योंकि हमारा जे तो इसमें 0 ही है, अभी पहले तो 0 ही है। समझ आई? हमने पहले ए लिया, ठीक है, ये ए आ गया हमारे पास। फिर हमने लेना है बी, हमारे पास आ जाएगा 0 1 1 0, ठीक है। फिर हमने लेना है सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट अगर हम देखें तो ये बनता है कि हमारे पास आएगा 0 0 इंटू 0 1। अब ये और ये मैच करके, यानी कि हमारी लॉजिक ये बन रही है कि हम रिजल्ट के अंदर आई के, यानी कि जो आई है चलो मैं वो कर देती हूँ। अब मैं ये दोबारा इससे एक्सटेंड करके देखती हूँ कि हमने रोज़ और कॉलम्स बतानी है। हमने कह दी 2 रो और 2 कॉलम्स हो, ठीक है। अब दिया 1। अब वो हमें आई जे के बता रहा है, ठीक है। अब पहले लूप में क्या हो रहा है, आई जो है वो हमारा 0 ही है, ठीक है, और वो रो तक चलेगा, यानी कि वो 0 1 पे चलेगा।
हमारा आई 0 आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया। क्यों? क्योंकि पहले 0 आया, उसके ऊपर दो दफ़ा जे चला, और 2 दफ़ा पहले जे हमारा 0 पे चला 2 दफ़ा, फिर हमारा जे चला 1 पे, ठीक है, 2 दफ़ा, कि हमने जे कहा है कि वो 2 दफ़ा चलेगा। फिर हमने कहा के चलाओ। अब हर जे पे, जे जब 0 था तो उस पे 2 दफ़ा 0 1 हो रहा था रन, और जब 1 था तो 0 1 रन हो रहा था। इसी तरह जब हमारा आई जब 1 चला तो उसके अंदर हमारे पास आएगा 0 और 1 जे का। लेकिन अब जे के अंदर भी 2 लूप्स, जे के अंदर भी एक के है। हमने पहले बोला कि हमारा एक सबसे पहले एक आउटर लूप है जो 2 दफ़ा चलेगा, ठीक है, 0 और 1। ये 0, ये आई रो 0 पे चला, और ये आई जो है 1 पे चला, ठीक है। अब हर 0 के अंदर 2 दफ़ा जे चलेगा, क्योंकि हमने एक इनर लूप लगाया हुआ है। 0 1 पे जे चलेगा। अब हमने कहा कि 0, ये हमारा 0 1 पे जे चला, ठीक है, 0 के ऊपर 2 जे चला, सेंटर वाला, ठीक है, और इसी तरह 1 पे भी 2 जे चला। अब हर जे के अंदर भी 2 दफ़ा के चलना है 0 1 पे। तो हमारे पास जब जे आई भी 0 था, जे भी 0 था, और के 0 आया, फिर इस तरह आई 0 हुआ, जे अभी 0 ही था क्योंकि अभी उसमें के चलना था 1, ठीक है। फिर हमारे पास आई 0 हुआ, 0 दोबारा इसलिए आया क्योंकि अभी हमारे पास जे 1 आना था, और फिर हमारे पास 0 आया के का। फिर हमारे पास आई 0 ही है क्योंकि अभी जे का 1 रहता है, क्योंकि के 1 रहता है। अब समझ आ रही है? अब हमने आई इज इक्वल टू 1 पे भी इसी तरह किया कि जब आई 1 पे चलेगा, ये वाला लूप 1 पे आएगा, तो उसके अंदर जे 2 दफ़ा चलेगा। अब हर जे के अंदर भी के 2 दफ़ा चलना है, तो यानी कि जे 4 दफ़ा आएगा। पहले 2 दफ़ा 0 पे, क्योंकि 0 पे 2 दफ़ा के आएगा, और फिर 1 जे जब 1 होगा तो 2 दफ़ा के आएगा, और फिर इसी तरह आई पे आई 4 दफ़ा आएगा क्योंकि जे 4 दफ़ा चल रहा है। अब हमने जब उसका रिजल्ट निकालना है तो हमारे पास लॉजिक ये बन रही है कि मैट्रिक्स 1 का आई जो है, यानी कि मैट्रिक्स 1 का जो हमारा पहले आएगा 0, ठीक है, और हमारा के भी आएगा 0, ठीक है। अगर हम इस पे देखें तो 0 0 वाला एलिमेंट हमारा के जे, यानी कि के जे यानी कि 0 0, फिर यही 0 0 ही है ना, अभी इसमें सारे 0 हैं, तो वो जो दोनों मैट्रिक्स है ना, उनके दोनों के 0 0 वाले जो पार्ट हैं उनको मल्टीप्लाई कर देगा आपस में, यानी कि जो 0 वाले ये वाली जो जगह होगी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि ये 1 और 5 को मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसके अंदर ऐड कर दो अब इसको, कि जब आई 0 और के 1 हो, यानी कि आई 0 होगा 1 पे ही, लेकिन के जो है, जो उसका कॉलम है, वो होगा 2। जैसे हमारे पास ये है 1 2 3 4, ये आ गया 5 6 7 और 8, ठीक है। हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसके अंदर ही हमने 5 को ही ऐड करवाना है इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये कौन सी पोजीशन है इसकी, 0 1 0 1, ये इस अरे की 0 1 पोजीशन है, ठीक है। 0 1 पोजीशन को हमने मल्टीप्लाई करवाना है इस अरे की 1 0 पोजीशन पे,
यानी कि हमारा i जो है वो 0 है, ये k है, ये भी k है, और ये हमारा j है। तो वो क्या कर रहा है कि जब हमारा k 1 है और i 0 है, तो 0 1 और यहाँ पे 1 0, 0 1 और 1 0, ठीक है। इसी तरह ये सारा मैट्रिक्स सॉल्व कर देगा कि पहले ये i 0 पे ये सारे चलेगा, 0 0 0 पे, जैसे ये मैंने ऊपर टेबल बनाया हुआ है कि पहले ये a पे चलेगा, फिर ये b पे चलेगा जब 0 0 1 होगा, फिर इसी तरह ये 0 1 0 पे चलेगा, 0 1 1 पे चलेगा, 1 0 0 पे चलेगा, 1 0 1 पे चलेगा, 1 1 0 पे चलेगा, फिर 1 1 1 पे चलेगा, ठीक है। इस तरह से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है। वही वो बता रहा है कि ड्रायरन समझा रहे हैं कि हमारे पास पहला इनिशियल सेटअप होगा, उसके अंदर हमारे पास मैट्रिक्स 1 के अंदर है पहली रो में 1 2 और दूसरी रो में 3 4, मैट्रिक्स 2 में है 5 6 और 7 8, और रिजल्ट के अंदर हमारा है 0 0 0 0। अब उसके अंदर हमने लूप वेरिएबल्स लिए कि वो 0 से शुरू होंगे, ठीक है, और इनर लूप बताया है कि हमारे पास पहले होगा 0, क्योंकि हमने कहा है कि रिजल्ट के अंदर 0 है इनिशियली, तो वो 0 को ऐड कर देगा 1 इंटू 5 के साथ, 1 इंटू 5 के साथ। फिर वो क्या करेगा कि अब 5 तो आंसर आ गया हमारा, इसको वो स्टोर कर देगा उसके रिजल्ट के 0 0 पे, और फिर उसके अंदर ऐड करेगा इस वाले प्लस इक्वल की वजह से 2 इंटू 7 को, 0 1 और 1 0 की मल्टीप्लिकेशन को इसके अंदर रिजल्ट के अंदर ऐड कर देगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 19। क्लियर? अब हमारे पास इसी तरह उसने दूसरी रो के लिए किया कि जब हमारा i 0 है और j 0 है, j 1 है, फिर हमारे पास 1 0 1 1 के लिए आंसर आया, और हमारा फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। अब ये आप लोगों को टेक अवे टास्क है, और एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस होल डे 2 कॉन्सेप्ट्स, तो प्लीज़ आस्क। हाँ, इस पे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके अंदर लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है रोज़ के अंदर और कॉलम्स वाली, तो इसके अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आप लोगों को करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है, स्पेशली वो इसके अंदर हमारे पास एक इनपुट है, ये हमारे पास 3 इंटू 3 का एक है मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हमने ये जो हमारी ये कॉलम था, इसको हमने रो कर दिया, यानी कि हमने इसको 90 डिग्री का क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। इसी तरह हमारे पास 852 था, यहाँ पे कॉलम था, इसको हमने रो कर दिया। इस तरह 963 था, ये कॉलम था, इसको हमने रो बना दिया। ये टास्क होगा। टास्क सबमिशन का आप लोगों को बूट कैम्प के एंड पे बताया जाएगा, 3 डेज के एंड पे। और ये सारे टास्क सर्टिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। टास्क में मिस्टेक्स हों तो हम ज़रूर आपको देखेंगे और हम उसको इम्प्रूव करने की आपको हम गाइडेंस देंगे। और ज़रूरी नहीं है आप लोग बिल्कुल परफेक्ट कोड लिखें, मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो बेटर है रेदर देन आप जीपीटी में जाएं और सारा कॉपी पेस्ट कर लें। ये सब आपकी लर्निंग के लिए है, आप सर्टिफिकेट्स के पीछे ना जाएं। आपकी लर्निंग बेटर होगी तो वो ज़्यादा सर्टिफिकेट से ज़्यादा वैल्यू करेगा। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, होपफुली सी यू नेक्स्ट डे। हमारे जो थर्ड डे होगा उसमें हम आगे ये डायनामिक अरेज वगैरह ये सारी चीज़ें कवर करेंगे।
तो पॉइंटर्स वगैरह भी, तो मेक श्योर आप वो ज्वाइन कर लें, आपको लाइक प्रॉपर फिर कॉन्सेप्ट्स तभी आएंगे। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंटर्स वगैरह आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे आगे फर्दर आपके थर्ड सेमेस्टर्स में भी, और आपके जितने भी आगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स आएंगे डीएसए के। ओके, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।